गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर में आज का लेक्चर करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग कूलम्ब्स का लॉ पढ़ लिए। कूलम्ब्स का लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स के लॉ में ये देखा गया कि टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हों और उन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में बेटा अगर उन दोनों को r डिस्टेंस पर रखें तो जो फोर्स वर्क कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और वो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आई 1/4πε0 Q1 Q2/r² आया। और इसकी हेल्प से, इस मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से हम किसी दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में क्या इंट्रैक्शन है या क्या अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लग रहा है वो दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस कूलम्ब के नियम का कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे यहां पर दो पॉइंट चार्ज के बीच ओनली टू पॉइंट चार्ज के बीच हम अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। तो ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि दोनों पॉइंट चार्ज हमारी स्टेशनरी होने चाहिए। दोनों पॉइंट चार्ज हमारी स्टेशनरी होने चाहिए। और स्टेशनरी कैसे होना चाहिए बेटा? जैसे एक पॉइंट चार्ज यहां पर रेस्ट में है और एक पॉइंट चार्ज यहां पर रेस्ट में है, तब कूलम्ब का लॉ वैलिड है। अगर आप सोचो कि एक पॉइंट चार्ज यहां पर है और एक पॉइंट चार्ज यहां पर है और ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है, दोनों ये मोशन में हैं, तो आप चाहो कूलम्ब का लॉ लगा लो तो ये कूलम्ब का लॉ इस पर एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स कूलम्ब्स लॉ डज नॉट ओबे दिस सिचुएशन ऑफ द पॉइंट चार्ज। हाँ, फिर कूलम्ब का नियम अगर मोशन मेरा पॉइंट चार्ज है तो कैसे वैलिड है? एक सिचुएशन में वैलिड हो सकता है इफ वन टेस्ट पॉइंट चार्ज और वन पॉइंट चार्ज इन रेस्ट, एक रेस्ट में है और एक मोशन में है, तब आप यहां पर कूलम्ब का लॉ लगा सकते हैं। इट मीन्स यहां कूलम्ब का लॉ वैलिड है। तो कूलम्ब के लॉ का यहां पर कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन कि दोनों रेस्ट में होने चाहिए और ये कूलम्ब्स का लॉ जो अप्लाई करेंगे, ये फोर्स देता है ट्रैक्शन और रिपल्सन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो देता है ओनली फॉर टू पॉइंट चार्जेस। तो ये सारी लिमिटेशन और इन सारी प्रॉब्लम को दूर किया गया फिजिक्स में जिस पॉइंट की हेल्प से, उससे बोला गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है वो कहता क्या है कि किसी सिस्टम में ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से, ग्रुप ऑफ चार्ज का मतलब बेटा होगा कि जहां पर टू आर मोर चार्जेज हों तो उसे बोला जाएगा ग्रुप ऑफ चार्जेज। तो किसी सिस्टम में ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके चारों स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जितने भी चार्जेस हैं वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, यहां पर सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल से उस पर लगे हुए फोर्स की मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि कोई यहां पर सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं। तो किसी एक चार्ज पर इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से या उस सिस्टम में जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल पर जितना भी फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्स का वेक्टर सम का मतलब है कि अगर हम इसे Q1 नाम दें, इसे Q2 और इसे Q3, इसे Q4 और इसे Q5, Q6 और Q7, Q8, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, Q9। तो हम इनकी अगर पोजीशन देख लें, Q1 की पोजीशन इस Q से अगर सपोज कर लेते हैं R1 है, ऐसे R21 है, R3, R4, R5, R6 ऐसे हैं।
तो इन सारे पॉइंट्स चार्जेस जो हैं Q1 का Q से, Q2 का Q से, Q3 का Q से, Q4 का Q से, Q5 का Q से, Q6 का Q से, इन सारे पॉइंट्स चार्जेस के बीच में जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सपोज कर लेते हैं इनके रिलेशन में जो फोर्स है F1 F2 F3 डॉट 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 F9, हमने 9 पॉइंट यहां चूज किया है आर्बिट्ररली किसी भी पॉइंट पर। तो जितने भी फोर्सेज हैं इनके बीच में, इन सारे फोर्सेज का वेक्टर सम, इट मींस यहां पर ऐसे बोल सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर सम प्लस डॉट 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 F9। हमने 9 पॉइंट यहां चूज किया है तो 9 हो जाएगा। जितना भी आप n पॉइंट चूज कर सकते हैं, n पॉइंट अगर आप करेंगे तो यहां पर Fn हो जाएगा, बस ये। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि किसी एक ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए, किसी एक ही सिस्टम में ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर आपको उसके इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जितने भी चार्जेस हैं वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये कैलकुलेट करने का एक थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेज। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। इसकी डेफिनेशन कहती है कि व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस और द इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, किसी पर्टिकुलर गिवन चार्ज पर जितने भी उसके आसपास के पॉइंट चार्ज हैं वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, उन फोर्सेस का वेक्टर सम। तो ये क्या होगा, on it due to the all other charges the force between the charges is not affected by the, यही पूरा इसका डेफिनेशन बोलता है बेटा कि इस पर जितने भी पॉइंट चार्ज हैं और इस पर जितने भी फोर्स लगा रहे हैं ये पॉइंट चार्ज इसके ऊपर, इनका टोटल, इनके बीच का टोटल फोर्स का जो वेक्टर सम होगा वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। इस इक्वेशन को बोला जाएगा या इस प्रिंसिपल को बोला जाएगा प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेज। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इस ये लाइन, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो पॉइंट चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज बेटा, सपोज कर लेते हैं कि दो पॉइंट चार्ज हैं, ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक पॉइंट चार्ज है, इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है। ये इस पर फोर्स लगा रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी 1-2 का मतलब भी, मीनिंग भी समझिए बेटा यहां होगा क्या, ये फोर्स जो है रिपल्सन का है, बट इसे पढ़ेंगे कैसे, द रिपल्सन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द Q2। बेटा जो आगे लिखा हुआ होता है उस पर फोर्स लगता है, जो पीछे लिखा हुआ होता है उसकी वजह से लगता है या वही लगाता है। तो एक पर किसने फोर्स लगाया है, यहां पर Q2 ने, तो यहां पर हो जाएगा F12, यानी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ Q1 ड्यू टू द Q2। F1 जो फोर्स है, F12 जो है वो Q1 पर लग रहा है, Q2 लगा रहा है। सपोज कर लेते हैं इसी सिस्टम में एक और चार्ज है जिसे हम Q3 नाम दें और ये भी इस पर कोई फोर्स लगा रहा है, और इन्होंने जो फोर्स लगाया बेटा वो इस डायरेक्शन में F13 मींस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एट द 1 ड्यू टू द 3, या कह सकते हैं कि चार्ज Q1 पर 3 की वजह से लगा। लेकिन इस पॉइंट पर अब दो फोर्स लग रहे हैं, टू फोर्स लग रहे हैं, एक F12 एक F13, बट इस पॉइंट पर लगने वाले जितने भी पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्सेस हैं उनका नेट फोर्स चेंज होगा बेटा, नेट फोर्स चेंज होगा, बट किसी पार्टिकुलर दो पॉइंट के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाई हो रहा है रिमेन्स कांस्टेंट होगा, डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। किसी दूसरे चार्ज के मौजूद होने की वजह से किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है वो चेंज नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान रखिएगा
ये लाइन कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एनी अदर चार्जेस, कोई दूसरे चार्ज की उपस्थिति की वजह से इन दो पॉइंटों के बीच या इन दो पॉइंटों के बीच लगने वाला जो पर्टिकुलर फोर्स है वो चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या होता है, ओनली चेंज होगा तो नेट फोर्स ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का नेट फोर्स चेंज होगा कि जितने भी पॉइंट चार्ज है इस पर जो फोर्स लगाएंगे, आप ऐसे देखो बेटा, इनके बीच में अगर फोर्स F12 है तो ये तो रिमेन्स कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ना पॉइंट कहीं जा रहा है ना ये जा रहा है, इसका पोजीशन भी नहीं चेंज हो रहा है, तो ये फोर्स यही रहेगा। लेकिन इसी पॉइंट पर ये भी फोर्स लगा दिया, ये भी फोर्स लगा दिया, और पॉइंट है वो भी फोर्स लगा रहा है, तो इसके मैग्नीट्यूड में या नेट फोर्स में तो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट तो होगा ही, इसका नेट फोर्स चेंज होगा, बट द पर्टिकुलर फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज होने वाला नहीं है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये दो पॉइंट के बीच में हमें फोर्स देखना है, तो अब देखो किसी एक माँ बाप है, उनका एक संतान हुआ, सपोज कर लेते हैं वो हुआ Q2 और दूसरा जो हुआ Q1। इन दोनों से क्या आप बता सकते हैं कि कोई माँ बाप आधा आधा प्यार कर सकता है? या आप ऐसे देख लो कि जैसे ये दोनों के बीच जो फोर्स कांस्टेंट होता है लेकिन और अदर के आ जाने से नेट फोर्स चेंज होता है। आप ऐसे समझ लो कि किसी माँ बाप के एक बच्चे के रहने पर वो उतना प्यार तब भी करता है जब उसके दो बच्चे हो जाते हैं, यानी कि अपने प्यार को बच्चों से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है या उसे तौल नहीं सकता है, वो उससे उतना ही प्यार करता है चाहे उसकी तीसरा बच्चा आ जाए, चौथा बच्चा आ जाए। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है कि ये दो पॉइंट चार्ज किसी तीसरे चौथे चार्ज के आने की वजह से ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, इनके बीच उतना ही फोर्स रहेगा। जस्ट लाइक अभी हमने जो एग्जांपल दिया कि किसी माँ बाप के एक बच्चे के होने से को जो प्यार करते हैं, किसी दूसरे के हो जाने से वो प्यार में कमी नहीं आती है, वो ऐसे ही अपने सारे बच्चों को मानते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो परमानेंट वही रहने वाला है, अगर इनका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो, इनका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है तो। लेकिन जब भी इस पॉइंट पर एनी अदर चार्जेस आ जाएंगे तो उनका नेट फोर्स चेंज होगा, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कोई भी फोर्स चेंज नहीं होगा। यहीं पर है, मैं इस फार्मूले को ड्राइव करूंगा, आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक बेसिक फार्मूला मिलेगा यहां से। बेटा देखिए, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, एक्स प्लेन, वाई प्लेन। सपोज कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में यहां पर दो पॉइंट कोई भी आर्बिट्रैरली अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हैं। हमने यहां पर दो पॉइंट चूज किया Q1 और Q2, और एक पॉइंट हमने चूज किया Q3। Q1, Q2 और Q3, 3 पॉइंट को हमने आर्बिट्रैरली एक्स वाई प्लेन पर चूज कर लिया, यहां पर और यहां पर और यहां पर। हमने क्या देखा कि Q1 का एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वो R1 है, वेक्टर R1 है, और Q3 का इस एक्स वाई प्लेन में O के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो R3 है, और Q2 का एक्स वाई प्लेन में O के रेस्पेक्ट में जो यहां पर पोजीशन है वो वेक्टर R2 है। फिर हमने ये देखा कि Q2 से Q1 के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है वो R12, यूनिट वेक्टर R12 है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस जो है वो R12 है। यहां पर Q3 से Q1 के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है R13 है, यूनिट वेक्टर R13 है, और डिस्टेंस जो है वो R13 है। कोई बच्चा क्वेश्चन कर लेता है कमेंट में, ये बोलता है कि R13 को हम R31 नहीं लिख सकते, क्यों? तो बेटा यहां पर बात को समझो, आप देखो यहां पर समझने की बात क्या है, इस पॉइंट पर ये फोर्स लगा रहा है, तो कौन से पॉइंट पर फोर्स लग रहा है? 1 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? 3 लगा रहा है। अब आप सोचो, ये लगा रहा है इस पर, तो ये पॉइंट किधर जाना चाहेगा? इधर जाना चाहेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट Q3 तो एक जगह पर रेस्ट में है,
लेकिन Q2 को या Q1 को धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है? ओब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इधर ही जा रहा है, ये बढ़ रहा है। ये कौन भाग रहा है? Q1 भाग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। तो R13 ये हो जाएगा R1। इसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट को शो करने का वेक्टर फॉर्म में तरीका होता है R13, मतलब 1 ने 3 पर फोर्स लगाया तो 3 एक्सपैंड हो रहा है, R13 ये होगा यहां पर फोर्स के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का तरीका इन द वेक्टर फॉर्म। बेटे देखिए, तो यहां से डियर स्टूडेंट देखते हैं, तो यहां से Q3 से Q1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिट वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर R13 और इसका डिस्टेंस है R13। यहां पर जब Q3 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो Q1 जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में Q जाना चाहेगा, बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q3 बोथ आर पॉजिटिव साइन, दोनों में पॉजिटिव साइन है। और पॉजिटिव सिंबल में हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपल्सन का फोर्स होता है, तो रिपल्सन की वजह से ये अवे फ्रॉम द Q3 होगा। इनके बीच में देखें Q2 एंड Q1 both are in positive sign, then here again the force between the both charges is repulsive force। तो यहां पर repulsive force है, again it will away from the Q1 से ये बाहर जाएगा फोर्स F13 इसका मैग्नीट्यूड है। F13 का मतलब है फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड चार्ज। F13 का मतलब है फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द थर्ड चार्ज या Q3 चार्ज। अब आप सोचो कोई एक पॉइंट, कोई एक चार्ज इस डायरेक्शन में भी जाए, इस डायरेक्शन में भी जाए, तो क्या पॉसिबल है? तो पॉसिबल कैसे, हम इसको एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये एक कोई ब्लॉक है, ये एक कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक को एक रस्सी और हुक से हमने बांध दिया और किया क्या, यहां पर इसी को देखते हैं बेटा, यहां पर 2 रस्सी बांधा और एक इधर चला गया, यानी कि एक इधर से खींच रहा है इसको, एक इधर से खींच रहा है इसको और एक इधर खींच रहा है इसको। एक इधर खींच रहा है, या आप इसको देख सकते हैं, ये इधर खींच रहा है इसको, दोनों खींच रहे हैं। अब ये ब्लॉक किधर आएगा? ओब्वियसली अगर ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आना चाहेगा। तो ये बीच का रास्ता चूज कर रहा है कि ये ब्लॉक इधर से कुछ फोर्स से खींचा जा रहा है, इधर से कुछ किसी फोर्स से खींचा जा रहा है, तो ये ब्लॉक इधर आना चाहेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पर Q1 को Q3 इस डायरेक्शन में भेजेगा, Q2 इस डायरेक्शन में भेज रहा है, तो ये रिजल्टेंट इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा F1, वेक्टर F1, वो इन दोनों के बीच में होगा। ये रिजल्टेंट हो गया। अब यहां पर हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये फोर्स जो F1 है, जो इन दोनों चार्ज की वजह से Q1 पर लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमें कूलाम्स लॉ का हेल्प लेना होगा, क्योंकि हम एक बेसिक फार्मूला यही जानते हैं कि कूलाम्स लॉ ही 2 पॉइंट के बीच में फोर्स दे सकता है। हम यूज तो करेंगे कूलाम्स लॉ बेटा, बट जो प्रूव करने चल रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेज। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कूलाम्स लॉ है एक फंडामेंटल लॉ है, जिसके हेल्प से 2 पॉइंट चार्ज हम आर्बिट्रेरली चूज करेंगे और यहां पर हम उसका अमाउंट, फोर्स का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। फिर ये आर्बिट्रेरली कोई भी, चाहे आप इसको पहले निकाल लो, चाहे आप इसको आर्बिट्रेरली आप फ्री हो किसी का भी निकालो। निकालने के बाद जितने भी पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, सबका वेक्टर सम करना होगा और F की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर होगा अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ, चॉक ले लेते हैं बेटा।
अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ, Coulomb's law, the force exerted by देखिए बेटा, द फोर्स exerted by Q2 on the Q1, ध्यान से देखिएगा, द फोर्स exerted by Q2 on the Q1, Q1 पर जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं exerted by the Q2, हाँ ये भी सही है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं F12, इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहां से ध्यान से देखिएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, देख लीजिए बेटा ध्यान से, Q1 पर फोर्स लग रहा है लेकिन Q2 की वजह से लग रहा है, तो F12 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 पॉइंट चार्ज, यहां पर लिख सकते हैं पॉइंट चार्जेस। तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, देखिए बेटा, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है, और ये होगा R12 मॉड ऑफ और होल स्क्वायर, और यहां पर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है फोर्स की वैल्यू, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर फॉर्म में अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखते हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना होगा, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन यहां पर इसकी पोजीशन को लिखते हैं R12 यूनिट वेक्टर। हम सब लोग को मालूम है कि R12 है क्या, R12 बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, और कैसा डिस्प्लेसमेंट है, Q2 फ्रॉम Q1, Q2 से Q1 का डिस्प्लेसमेंट है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है 12 यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड ऑफ, ये इसका एक्सपेंशन होगा R12 का। तो यहां से हम F12 की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 और मॉड ऑफ होल स्क्वायर, बेटा यहां पर है तो होल स्क्वायर, और यहां से R1 माइनस R2, यहां से बेटा ये जो वैल्यू R12 की जगह पर, यूनिट वेक्टर R12 की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर लगाकर, और मॉड ऑफ R1 माइनस R2, जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो बेटा यहां पर, या कह सकते हैं इस वाली वैल्यू का ये जो होल स्क्वायर है ना, ये क्यूब हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो आप, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और इसकी वैल्यू हम सबको मालूम है कि ये हम लिख सकते हैं R12 मॉड ऑफ R12 इक्वल टू, लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर R2, और मॉड में लिख सकते हैं। अब मॉड में ये वैल्यू हमने लिखा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को जब हम एक्सपैंड करके ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द Q1 ड्यू टू द Q2, इसका आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होकर मिल जाएगा, और ये जब फोर्स कैलकुलेट होकर मिलेगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले बेटा, मैं यहां डेफिनेशन मिटा देता हूं। तो एक ये जो है यूनिट वेक्टर ये जो यूनिट वेक्टर R12 है, एक यूनिट वेक्टर है, और
यूनिट वेक्टर के साथ आप ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम Q2 टू Q1, फ्रॉम Q2 टू Q1, फ्रॉम Q2 टू Q1, ये आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर R12 को। अब आप बेटा देखिए इस Q3 से और Q1 के बीच में कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो Q3 Q1 पर, तो यहां से हम ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं 13। F13 का मतलब आप सिंपली समझ गए होंगे कि फोर्स एग्जर्टेड बाई Q3 ऑन द Q1, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द Q1 ड्यू टू द Q3। और इसके यहां पर अगर हम फार्मूला लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3, देखिए बेटा Q1 Q3 अपॉन R, इसका पोजीशन वेक्टर यहां से R13 वेक्टर होल स्क्वायर और R13 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लगा लिए, इसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, इस फोर्स का पूरा कंप्लीट हो गया ये। यहां से बेटा इसको और एक्सपैंड करेंगे, F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन, इसे हम एक्सपैंड करेंगे, या आप ऐसे देख लें कि 13 ये होता है R1 मॉड ऑफ, ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 ये होगा। और R13 यूनिट वेक्टर R13 क्या होगा, आ यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q3 टू Q1, ये R13 की वैल्यू होगी। यूनिट वेक्टर R13 इज इक्वल टू आ यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q3 टू Q1, और इसकी वैल्यू अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो बेटा आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 मॉड ऑफ, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर अगर हम ये सारी वैल्यू R13 की ये वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 और मॉड ऑफ होल क्यूब हो जाएगा बेटा, और इंटू R1 माइनस R2, ये यहां से हमें मिलेगा। अब आप बेसिकली देखो बेटा होता क्या है, F13 मिल गया हमें, ये F13 ये मिल गया बेटा हमें F13, और F12 भी हमें मिल गया। F12 हम इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर जो भी फोर्स एग्जर्ट होता है डिफरेंट पॉइंट पर मौजूद चार्ज की वजह से, तो उन सब चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। तो यहां पर हमारे पास इस सिस्टम में दो फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट पर दो पॉइंट चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, एक Q2 और एक Q3। Q2 की वजह से जो फोर्स इस सिस्टम में है इस पॉइंट पर वो F12 है, इसकी वजह से इस सिस्टम में Q1 पर जो फोर्स लग रहा है F13 है। इसका मतलब सुपरपोजिशन बोलता है ये है कि इस पॉइंट पर लगने वाले जो टोटल फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम होना चाहिए। उनका वेक्टर सम होने का मतलब है कि वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर 12 F12 प्लस वेक्टर 13 होना चाहिए। अगर बेटा मेरे पास और सारे सिस्टम ऑफ चार्ज होते तो यहीं पर आगे F14 प्लस F15 प्लस F16 डॉट होता रहता, n टर्म तक है तो n टर्म तक ये जाता रहता। बट इस सिस्टम में मेरे पास दो पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं और मेरे पास दो ही फोर्स हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें दो ही टर्म मैं बनाऊंगा। वीडियो को पॉज करके इधर का नोट कर लीजिएगा बेटा, मैं यहां मिटा दे रहा हूं।
इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू को F13 ये जो वैल्यू है, F12 ये जो वैल्यू है, इसे प्लेस करोगे इस इक्वेशन में तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बनकर मिल जाएगी, जो F1 इज इक्वल टू, बेटा देखिए F12 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहीं पर मैं Q1 Q2 भी लिख देता हूं, Q1 Q2 और इंटू R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन, यहां से हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर मॉड ऑफ होल क्यूब, ये वेक्टर होगा बेटा, कहीं अगर वेक्टर मिस हो रहा है तो आप समझ जाइएगा वेक्टर होगा वो। अब ये तो वैल्यू हो गई बेटा F12 की, जो इस इक्वेशन में हमने रखा है F12। अब आप प्लस लगाओ और F13 की ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R1 माइनस R2 वेक्टर रहेगा, और अपॉन R1 माइनस R2 नहीं रहेगा, R3 रहेगा, R3 वेक्टर, और मॉड ऑफ होल क्यूब भी रहेगा, ये होल क्यूब है। अब आपको इस इक्वेशन में कुछ कॉमन वैल्यू दिख रही है, उसे कॉमन कर लीजिए बेटा। तो F1 यहां से Q1, देखिए Q1 कॉमन हो सकता है, या आप सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन, किसी राइटर के बुक में आप देखेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट ही कॉमन मिलेगा आपको, और फिर क्या हो जाएगा Q1 Q2 और R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 और मॉड ऑफ होल क्यूब, ये मिल सकता है, प्लस R1 माइनस R3 अपॉन R1 माइनस R3 मॉड ऑफ होल क्यूब। तो ये आपको एक इक्वेशन मिलने वाला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नेट F की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब आप सोचो बेटा कि आपके पास अगर ऐसे में n पॉइंट होते तो आप इस टर्म को n तक लेकर जाते, बट मेरे पास यहां पर 2 ही पॉइंट हैं, तो मैं 2 ही पॉइंट तक इसको लेकर चल रहा हूं। आप इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो F1 वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा ध्यान से देखिएगा इसको, आप लिख क्या सकते हैं Q1 और Q2, या आप Q1 को कॉमन कर सकते हैं यहां से, और Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 प्लस R1 माइनस R3 वेक्टर मॉड ऑफ क्यूब, ये भी आप लिख सकते हैं। या आप इसी को एक शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू Q, यहां पर देखिए बेटा ये Q1 है, Q1 यहां से 1 लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, और आप इसकी जगह पर आप सिग्मा यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको सिग्मा यूज करने के लिए वैल्यू क्या आपको वेरीफाई करनी होगी। देखिए बेटा, आप आई की वैल्यू ith टर्म तक, यानी कि Q की वैल्यू ith टर्म तक आप लिख सकते हैं, बट I की वैल्यू 2 से शुरू होगी। देखिए इस टर्म को आप ध्यान से देखो, मेरे पास तो केवल 2.4 थे बेटा, तो मैंने 2 टर्म तक बढ़ाया। अगर मेरे पास n टर्म तक होता तो इस इक्वेशन को मैं n टर्म तक लिख सकता था। n टर्म तक मैं कैसे लिखूंगा इस इक्वेशन को, ध्यान से देखो। देखिए इस टर्म को मैं n टर्म तक कैसे लिखूंगा, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और मॉड ऑफ होल क्यूब Q1 Q3 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 अपान R1 वेक्टर माइनस R3, ये मेरे पास होल क्यूब पर डॉट 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 और प्लस यहां पर ध्यान देने वाली बात होगी Q1 अब यहां पर Qn हो जाएगा बेटा और R1 माइनस Rn जो वेक्टर अपान R1 माइनस Rn होल क्यूब। ये मैं इसको आयत या n टर्म तक लिख रहा हूं। वैसे ठीक यहां पर क्या होगा, Q1 तो मेरा हर एक टर्म में आ रहा है तो Q1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा यूज करके मैं सारे टर्म का जितने भी n टर्म तक जा रहे हैं वो सारे टर्म को मुझे कंप्रेस करके किसी एक टर्म तक लिखना है तो मैं सिग्मा यूज करूंगा बेसिकली इस सबको एक में करने के लिए। सिग्मा का मतलब ही बेटा होता है सम ऑफ द सम टर्म, तो कुछ टर्म का सम जो होगा वो सिग्मा होगा। तो सिग्मा यूज करता हूं लेकिन मैं Q2 Q3 Q4 ऐसे जो जा रहा है हेयर यहां पर बेटा कुछ टर्म छूट रहा है Q1 और Q3 छूट रहा है और यहां पर Q3 छूट रहा है, ये यहां पर हो जाएगा Q3। तो मैं यहां पर देखो बेटा Q2 है Q3 है आगे Q4 Q5 तो ये सारी वैल्यू ऐसी जाती रहेगी। तो आयत टर्म तक मुझे लिखना पड़ेगा तो आई की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है n टर्म तक जा रहा है। सिग्मा यूज किए आयत टर्म तक मेरी वैल्यू जा रही है, आई की वैल्यू शुरू 2 से हो रही है, कहां तक जा रही है n तक जा रही है तो सिग्मा ये लगा दिए। अब आपका Q और यहां पर टर्म क्या हो गया I, टर्म I हो गया और R वेक्टर R1 माइनस वेक्टर RI अपॉन R1 माइनस वेक्टर RI और होल क्यूब। ये मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला जिसे हम यूज कर सकते हैं आयत टर्म के लिए जिसमें n नंबर इंक्लूड रहेंगे या n पॉइंट चार्ज के फोर्सेस सम रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये मेरा यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए टोटल नेट फोर्स का एक इक्वेशन मिल गया। ठीक बेटा, समझ में आया? नहीं समझ पाए? आ गया समझ में? देख लो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देखो आप कि मैंने क्या क्या बात कही है और किस किस चीज को यूज किया है। देखिए हमने आई इसलिए लिया क्योंकि इस इक्वेशन में आयत टर्म जा रहा है, आयत का मतलब हो गया Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे जा रहा है, बट ये कुछ डिजिट तक जाएंगे जिसको हम n मान रहे हैं, यानी कि हमने सिग्मा यूज किया और जिसमें आयत टर्म तक मुझे ले जाना है और आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। कहां तक ले जाना है? n तक ले जाना है, मैंने उसकी लिमिट दे दी 2 से n तक ले जाना है और Q2 Q3 Q4 यानी कि QI हो गया। किसी भी कंडीशन में यहां मुझे यह भी लिखना चाहिए कि I की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, I की वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि मैंने क्या किया है कि Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसको कॉमन कर लिया और उसी पर सारे पॉइंट चार्ज वर्क कर रहे हैं। तो किसी भी कंडीशन में ये Q1 खुद पर नहीं लगाएगा फोर्स, इस पर Q2 Q3 को Q4 लगाएंगे क्योंकि यहां पर जो फोर्स हमने लिखा है वो फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके आसपास मौजूद सारे पॉइंट चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। तो I की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी ना कि 1 से स्टार्ट होगी क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज खुद पर जो फोर्स लगाने नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो वो केवल किसी दूसरे की प्रेजेंस से फोर्स को फील करेगा, दूसरे के फोर्स को फील करेगा। तो I की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा QI R1 माइनस वेक्टर RI, I का मतलब ये टर्म 2 से स्टार्ट होगा 2 3 4 5। अब आप 2 रख कर देख लो बेटा, 2 रखोगे स्टेप मिल जाएगा। ये I की वैल्यू है, ये I है, ये I है तो I 2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? देखो आप 3 रखो तो ये टर्म मिल जाएगा Q3। देखिए Q3 R1 माइनस R3 R1 माइनस RI है, 3 रखोगे तो R3, तो पूरा टर्म आपको मिलता रहेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का फार्मूला है बेटा। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। थैंक यू।